हेलो बेटा, अब यूट्यूब पर मैं चाहता हूँ कि कुछ चैप्टर्स मैं भी यूट्यूब पर डाल दें, तो जो भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं और जो मेरे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो जो बाहर के बच्चे भी हैं जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ चैप्टर मैं लगातार डालता जाऊँगा। जितने टाइम में मुझे जो भी टाइम हमें मिलता है फ्री टाइम में, उसमें हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट हम करना चाहते हैं काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पहले से हम बात कर लेते हैं। तो मेनली दो बातें आती हैं काइनामेटिक्स की। एक आती है हमारे लिए 1D और एक आता है हमारे लिए 2D। 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और 2 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को कई नाम से जानते हैं। एक तो 1D तो है ही साथ साथ में, इसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जो बॉडी सीधी चले, एक स्ट्रेट पाथ पर चले, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एक आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का भी मतलब यही हुआ कि बॉडी सीधी चले, जो ट्रांसलेशन मोशन करे उसके लिए हम लोग बोलते हैं 1D। ये हमारे पास दो तरीके की बातें हो जाती हैं इसमें। एक हमारा होता है 1D और एक होता है 2D। 1D को हम लोग आपको बता दिए, दो नाम से ये भी जानते हैं। साथ में 2D को हम लोग जानते हैं कर्वी लीनियर मोशन के नाम से। तो अगर हम बात करें, पहले समझिए काइनामेटिक्स में दो बातें होती हैं। एक हमारे लिए 1D और एक होती है हमारे लिए 2D। 1D और 2D का मतलब हो गया वन डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को किस किस नाम से हम और जानते हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे कि एक रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हमारा होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक इस नाम से भी जानते हैं। एक हम इसे जानते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसे हम कई नाम से जान सकते हैं। जैसे 1D तो है ही खुद में, साथ साथ में रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और साथ में हमारा कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जान सकते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो हमें पहले पढ़ना होता है 1 डायमेंशनल, फिर पढ़ना होता है 2 डायमेंशनल। लेकिन इन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बेसिक बातें भी हमको करना है। जैसे कि काइनामेटिक्स अगर हम बात करें, तो काइनामेटिक्स का मतलब क्या है, हम काइनामेटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, काइनामेटिक्स को और चैप्टर से अलग क्या क्यों बनाती है भाई। जैसे हम बात करें मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स और काइनामेटिक्स को अलग क्यों किया गया, जबकि काफ़ी चीज़ें हमारी सिमिलर दिखती हैं, तो दोनों को हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि काइनामेटिक्स और मैकेनिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है। उस बेसिक डिफरेंस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो पहले तुम इसे नोट करिए। देखिए, हम बात करते हैं काइनामेटिक्स और मैकेनिक्स की दो बातें। तो देखिए, हम यहाँ पर बात देखते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स को अगर बेसिक डेफिनेशन के तौर पे समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मोशन की स्टडी करनी होती है बिना कॉज जाने हुए। मोशन की स्टडी करनी होती है बिना कॉज जाने हुए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें, कोई ब्लॉक अगर हम जैसे रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास सपोज मान लो 10 kg है, और अगर ब्लॉक में एक्सेलरेशन आएगा, जैसे मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो हम ये बात जानते हैं कि इस ब्लॉक पर कोई ना कोई फोर्स लगाया गया होगा, तभी इस पर एक्सेलरेशन आया, है ना। तो काइनामेटिक्स में हमें इससे मतलब नहीं है कि इसके पीछे का कारण कौन है जिसकी वजह से इस पर एक्सेलरेशन आया। बेसिकली एक्सेलरेशन आने का मतलब मेन पर्पस कौन होता है, फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। एनर्जी क्या है, बॉडी में कितनी एनर्जी दी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बॉडी की कितनी पावर दी जा रही है या कितनी पावर ली जा रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कुछ बेसिक टर्म से मतलब है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, कहाँ तक चलेगी, मतलब कितना दूरी तक चलेगी, कितनी वेलोसिटी होगी इतने दूरी पर, या इतने समय बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, हमें इन टर्म से मतलब होता है। तो बेसिकली मोशन की हमें स्टडी करनी है, उसका कॉज नहीं जानना है कि ये मोशन जो हुआ है उसके पीछे का कारण कौन है। जैसे कि हम बात करना चाह रहे हैं, बी स्टडी द मोशन विदाउट knowing any cause of the motion। ठीक है, हमें मोशन की स्टडी करनी है बिना कॉज जाने हुए। तो मोशन की स्टडी में हमें क्या समझना है, एक बात हमें यह भी समझ में आना चाहिए
तो मोशन में क्या क्या पढ़ना है हमको, मोशन का स्टडी का मतलब क्या चीज़, जैसे कि पैरामीटर्स क्या पढ़ने हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें जानना है कि पोजीशन किसी भी पार्टिकल की क्या है, पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का क्या है, जो पार्टिकल है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर चला है तो कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ने एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेशन चेंज की तो कितना डिस्टेंस कवर की है, ऐसे करने से उसकी कितनी स्पीड रही होगी। भाई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने पर स्पीड में भी चेंज आ सकता है ना, क्योंकि बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव की है तो ऑब्वियसली बात है चल के गई होगी, तो कुछ चल के स्पीड में भी अंतर हो सकता है, स्पीड भी आ सकती है, वेलोसिटी आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से और पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, इसी में हम और ले लेते हैं इधर, जैसे कि हम बात करें एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ साथ और क्या बात कर सकते हैं, रिटार्डेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, और इसी एक और पॉइंट आता है जो है टाइम। बेसिकली हम पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स में इन पैरामीटर्स के अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने वाले नहीं है, हमें सब कुछ यही समझना है। अब ये सब चीज़ें क्या चीज़ है, तो कह सकते हैं कि दो तरीके की बातें हो सकती हैं, या तो जो हम ये बातें जो भी लिखे हैं, या तो कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चले के गई होगी, या टू डायमेंशनल, स्ट्रेट पाथ का मतलब वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल करके गई होगी। तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशन में ये सारे पैरामीटर्स को हमें समझना है। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें हम समझेंगे, टू डायमेंशनल में हमको क्या पढ़नी है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम वन डायमेंशनल में इन पैरामीटर्स का क्या काम है वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों में सबसे एक बेसिक बात ये आती है कि कौन सी जो पैरामीटर है, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में कौन सी हमारी स्केलर है और कौन सी हमारी वेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बात ये भी कर लेते हैं, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। हम इस पे सबसे पहले समझना चाहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब होता है। तो हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, बहुत छोटी सी बात है यहाँ पर, लेकिन हमें कुछ बातों को गौर करना है, बहुत छोटी सी बात पर गौर करना है। वो क्या है जरा समझिए। मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब क्वांटिटी शब्द लिखा तो रहता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते क्वांटिटी का मतलब क्या है, काफी बच्चे नहीं समझते हैं इस चीज को, है ना। तो क्या क्वांटिटी का मतलब है? क्वांटिटी का मतलब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में जितनी डेफिनेशंस हैं उन सबको हम एक क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं, जैसे तोड़ते हैं कि ये इस क्वांटिटी में आ रहा है। जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो कोई बिहार से रहने वाला होगा, तो कोई राजस्थान का रहने वाला होगा, तो कोई दिल्ली का रहने वाला होगा। तो हमने क्या किया, ऐसे यूपी में रहने वाले भी बहुत लोग हैं, बिहार में रहने वाले बहुत हैं, राजस्थान में बहुत, दिल्ली में, तो अलग अलग स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको एक मैंने स्टेट नाम दे दिया कि यूपी एक स्टेट में इतने लोग हैं, बिहार स्टेट में इतने हैं, राजस्थान स्टेट में इतने हैं, और इस तरीके से पंजाब स्टेट में इतने हैं। तो मैंने उन लोगों को डिफाइन कर दिया कि इसमें रहने वालों को ये बोलेंगे, इसमें रहने वालों को ये बोलेंगे, हमको यूपी वाला बोलेंगे, या किसी को बिहार वाला बोलेंगे, या किसी को राजस्थान वाला बोलेंगे। वैसे प्रॉपर्टी हम जितनी भी हमारी डेफिनेशन है उन डेफिनेशन को क्वांटिटीज में मतलब क्वांटिटीज बोला जाता है, सबको सब क्वांटिटीज है, सारी क्वांटिटीज हैं। जैसे कि हम बात करें पोजीशन वेक्टर एक क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा वो एक क्वांटिटी है, ऐसे डिस्टेंस हमारी एक क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास स्पीड एंड डिस्टेंस वेलोसिटी एक क्वांटिटी हो गई, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम, वर्क, पावर, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, जितने भी हम लोग बात करते हैं पूरी फिजिक्स में जो भी टर्म आते हैं वो सारी क्वांटिटीज हैं। और उन क्वांटिटीज को हमारे लेवल पर, जो हम लोग जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल पर बात कर रहे हैं कि उस लेवल पर सिर्फ दो भागों में तोड़ा गया है, इसे दो पार्ट में तोड़ा गया है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इसे टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। खैर हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करना चाहते। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में क्या है कि एक वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब जितनी भी फिजिक्स में डेफिनेशंस हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जो स्केलर होती हैं, जैसे कि अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में कौन कौन हमारी है स्केलर क्वांटिटीज? तो बेसिकली टाइम को कहते हैं, डिस्टेंस हो गई एक हमारी, और एक हो गई हमारी प्लस स्पीड। हमारे काइनेमेटिक्स में सिर्फ ये तीन बातें आती हैं जिनको हम स्केलर कहते हैं। और वेक्टर कौन है? तो वेक्टर को पोजीशन वेक्टर हम लोग बोलते हैं, नाम ही उसमें आ गया पोजीशन वेक्टर,
तो पोजीशन वेक्टर एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, रिटार्डेशन एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जितने भी मैंने साइज जो बताया था आपको कि हमें जो पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, तो वो जो जितने भी टर्म लिखे हैं वो सारे के सारे मैच कर रहे होंगे, वो सारे के सारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी पूरी फिजिक्स में जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो इन दो में से किसी न किसी से मैच करती है। तो समझना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो एक टर्म मैंने बोला कि इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, या होती भी है लेकिन एक लंबे समय के लिए हम डायरेक्शन को डिफाइन ना कर पाए। देखो, डायरेक्शन ना होने का मतलब है कि एग्जिस्ट ही नहीं करना, और एक ये भी होती है कि डायरेक्शन एक लंबे समय के लिए हम बता नहीं पाते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, लेकिन डायरेक्शन होती है हर एक इंस्टेंट पर चेंज होना। अभी मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, जैसे कि डिस्टेंस है, तो कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में जब मूव करता है, जाता है, तो हम जानते हैं कि पूरे रास्ते पर उसका हैंडल गाड़ी का या गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो उसका हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसलिए डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलने लगते हैं। तो हम डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करना, लेकिन वास्तविकता में क्या उसकी डायरेक्शन नहीं है गाड़ी की। हम जब बीच रास्ते पे चलते हैं किसी भी टाइम पर होती है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, कुछ कुछ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और कुछ कुछ में एग्जिस्ट करती है लेकिन हम बता नहीं पाते हैं कि इसकी फिक्स डायरेक्शन क्या है। समझ रहे ना? तो वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक इसी के साथ एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो भी समझिए। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, अब फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही हैं एंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही हैं, दोनों पे। तो डायरेक्शन का मतलब तो समझ में आता है कि कोई बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स में कर रही है, वाई में कर रही है, जेड में कर रही है, किस में कर रही है ना, या इन दोनों के बीच में कर रही है, या एक्स और वाई प्लेन पे किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे चल रही है, किस जगह पे चल रही है, तो वो एक पता चल जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत बच्चों को पता नहीं रहता क्या होता है मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, मैंने बोला कि हमारे पास जैसे एक गाड़ी की वेलोसिटी दी है, मान लो सपोज वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो 10 ये नंबर जो लिखा है ना, ये नंबर कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ नहीं है, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि किसी भी वायर में करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो जो 5 नंबर है ना, मतलब 5, तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला कि एक फैन जो है वो 1 मिनट में 200 चक्कर लगाता है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 200 क्या कहलाया, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला कि मैं 2 लीटर दूध लेके आया, तो 2 जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में जो कंसिडर करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाती है। शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, आप देखिए यूनिट चाहे जो भी बनी रहे, हमें यूनिट से मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं कि यूनिट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे होते हैं ना, नंबर्स, वो नंबर हमारे मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसमें हमको समझ लेते हैं, हमारे लिए अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल्स हमारे काइनेमेटिक्स में क्या क्या है, तो बोलेंगे टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे लिए हो गया और स्पीड हो गया। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में बताना पड़ता है कि वो बॉडी किधर मूव कर रही है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी लेकिन साथ साथ में किस डायरेक्शन में चल के है ऐसा, तो वो कहलाता है वेक्टर। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी तरीके से वेलोसिटी हो गई, ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। ये सब चीजें हमें समझना है काइनेमेटिक्स में ना। काइनेमेटिक्स में इतने पैरामीटर्स हमको समझना है स्केलर और वेक्टर के टर्म में। बाकी जो चैप्टर्स आते जाएंगे वहाँ बताते जाएंगे हम लोग कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और क्या मतलब है सभी चीज़ों का। लेकिन एक बात ये आती है कि काइनेमेटिक्स में जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखना।
काइनामेटिक्स में जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं, जबकि वेक्टर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।